नमस्कार। विश्व के सर्वाधिक पुरातन संस्कृत साहित्य में नारायण पंडित के द्वारा लिखे हुए एक नीति ग्रंथ जो कि प्रायः बच्चों को पढ़ाया जाता है, हितोपदेश, उसका एक श्लोक जो स्कूली किताबों में बच्चों के चलता है, उस श्लोक पर विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक चर्चा हो रही है। और वह चर्चा एक लेखिका आदरणीय अनामिका जी और एक जाने माने चिंतक व लेखक कृष्ण कल्पित जी के द्वारा उस पर की गई टिप्पणी को लेकर के। अनेक मत पक्ष विपक्ष उस पर खड़े हो रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। पहले मैं वह श्लोक बोलता हूं और बाद में अनामिका जी ने जो उसमें अपना अनुवाद किया है उसकी अपन बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। वह श्लोक जो नीति शास्त्र का है और हितोपदेश के नाम से प्रसिद्ध है, वह श्लोक है, स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते दंताः केशाः नखाः नराः इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानं न परित्यजेत। इस श्लोक का सामान्य सा अर्थ है कि दांत, केश, नाखून और नर ये स्थान भ्रष्ट शोभित नहीं होते। स्थान भ्रष्ट का मतलब अपने स्थान से अन्यत्र जब ये गलत स्थान पर चले जाते हैं वहां इनकी शोभा नहीं बढ़ती। ऐसा सोच करके मतिमान शब्द का मतलब है विद्वान, स्वस्थानम न परित्यजेत, अर्थात पांचवी चीज है विद्वान, नरः। अब इस पर हुआ क्या, अनामिका जी ने एक कविता का अनुवाद करते हुए लिख दिया कि जब उनके शिक्षक इसका अर्थ कर देते थे कि दांत, केश, बाल या लड़कियां अपने स्थान से जब गिर जाती हैं तो उन्हें समस्या होने लगती है, जैसा उन्होंने अनुवाद किया है, तो सिरह जाती थी। लड़कियों को लगता था कि हमारे संस्कृत के अध्यापक यह क्या कर रहे हैं। वास्तव में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अनुवाद करते समय आपको अपने भावों को, अनामिका जी क्या कर रही है उसकी मुझे जानकारी नहीं, उन्हें लिखता पढ़ता रहा हूं, उनको उस लेखक के ऊपर आरोपित नहीं करने चाहिए जिस लेखक ने वह श्लोक लिखा हो। और वास्तव में यह उस लेखक का परंपरा नहीं, उस लेखक का अपमान मात्र नहीं है, यह पूरी उस ट्रेडिशन का अपमान है जिस ट्रेडिशन का भाग, जिस परंपरा का हिस्सा वे लेखक होते हैं। और वह जो लेखकीय परंपरा है वह परंपरा भारत के अनुसार किसी व्यक्ति से प्रारंभ नहीं होती, वह भगवती शारदा सरस्वती से प्रारंभ हुई परंपरा मानी जाती है। अतः मुझे लगता है कि उसका गलत अर्थ करके यह केवल नारायण पंडित, हितोपदेश और संस्कृत काव्य साहित्य परंपरा का ही नहीं बल्कि सरस्वती जी का अपमान अनामिका जी से हो गया है। क्योंकि एक गलत व्याख्या के आधार पर कविता कैसे लिखी जा सकती है, भले ही वह गलत व्याख्या उनके अध्यापक करते हो। हमारी परंपरा के, संस्कृत परंपरा के एक उत्कृष्ट श्लोक को नष्ट करने का अधिकार न अनामिका जी को जाता है न अन्य किसी लेखक को जाता है। जो कविता पढ़ेगा वह तो यही समझेगा ना कि संस्कृत का यह श्लोक स्त्री विरोधी टेक्स्ट से भरा हुआ है, उसमें स्त्री विरोध की चर्चा की गई है। और मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इन पंक्तियों को सही समझकर एक वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। अनामिका जी उसका पता लगवाएं, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मेरा आग्रह है अनामिका जी को मूल श्लोक का संदर्भ देना चाहिए और देना चाहिए था, लेकिन लगता है कि इतने वर्षों बाद भी बाल्यकाल में जो उन्होंने श्लोक पढ़ा अपने अध्यापक से, उस संस्कृत टीचर के भाष्य को ही वे आज तक भी सही समझ बैठी हैं, उसे इनको सुधारना चाहिए। हम लोगों को साहित्य को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, यह अधिकार किसी को नहीं है। यह उस लेखक के साथ, उस परंपरा के साथ एक घिनौना मजाक है जिससे अनामिका जी जैसी विदुषी को बचना चाहिए था। कृष्ण कल्पित जी ने जो टिप्पणी की है, मेरी उससे बहुत हद तक इस रूप में सहमति है कि वे सही कह रहे हैं कि जहां नराह शब्द का प्रयोग है, उस नराह शब्द में हो सकता है कि नारी और नर दोनों के समन्वय की बात कवि करना चाह रहे हो, लेकिन वहां नर को छोड़कर केवल स्त्री विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए नारी लिख देना, यह संस्कृत के स्त्री विरोधी होने को आगे बढ़ाना है। और यह आगे बढ़ाना नितांत भ्रामक एवं लज्जाजनक है। नमस्कार।